अगेन ये रिफ्लेक्शन से थोड़ा विपरीत है. जो रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स पड़ा, it was 92% or 98%. Some part of the light passed through the medium. So refraction भी हो रहा था. ये जो फिनोमेनन अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी भी लाइट मीडियम चेंज नहीं कर रही है. 100% ऑफ लाइट मीडियम के अंदर ही रह रही है. That is why it is called total internal reflection. So this always happens from dense to rare medium. क्यों? ऐसा क्यों? डेंस टू रेयर में क्यों, रेयर टू डेंस में क्यों नहीं हो सकता? स्नेल्स लॉ. देखो, डेंस मीडियम में अगर एंगल बनता है आई, रेयर मीडियम में आई से बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा बनेगा ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे. इसकी वैल्यू कम है ना, तो एंगल बड़ा बनेगा ताकि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम रहे. ऐसा करेगा तो इसका एंगल बढ़ाते जाओ तो ये भी बढ़ते जाएगा ना. तो पहले 90 डिग्री पे कौन पहुंचेगा? ये है ये वो आर पहुंचेगा इसलिए क्योंकि आर इज ग्रेटर. सो दैट इज व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस ओनली फ्रॉम डेंस टू रेयर, ओनली व्हेन लाइट गोस फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम. क्योंकि तो ही रेयर मीडियम में लाइट अवे होने वाली है नॉर्मल से. और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, R will run parallel to the surface. R will be refracted ray. तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. जब ये हो रहा है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द सरफेस is called critical angle. यहाँ पे सेंस वाला मतलब ND sin I, इसको C लिख देता हूँ मैं. critical angle equals to NR मतलब 1. तो sin C क्या होगा? NR upon ND. And if the air medium is air, अगर ये air है तो 1 upon ND. ठीक है, तो इससे critical angle अपन निकाल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3. सो उसका क्रिटिकल एंगल होगा sin इनवर्स ऑफ 3/4. ये क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर. क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास sin इनवर्स ऑफ 2/3. ये वाला ग्लास का यूजुअली अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है ना तो 1.5 लेना है. ठीक है, और वाटर का 4/3. वाटर का तो 4/3 कांस्टेंट ही होता है, पर ग्लास डिफरेंट टाइप के मिलते हैं. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन गो फ्रॉम 1.4 to 1.6 आल्सो. ठीक है, सो दिस चेंजेस. अभी यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि जितना ये मीडियम ज्यादा डेंस उतना क्रिटिकल एंगल छोटा. अभी मैंने ये बनाया कोई स्पेसिफिक मीडियम बनाया. अभी मैं यहाँ पे दूसरा मीडियम ले लेता हूँ और ये क्रिटिकल एंगल है. इसका क्रिटिकल एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से छोटा है, दिख रहा है ना डायग्राम में. इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है. सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N की वैल्यू जितनी ज्यादा, क्रिटिकल एंगल उतना छोटा. मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये रे अंदर वापस आने वाली है. इसके बाद क्या होगा? 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद तो रे अंदर ही आएगी. अगर आई और थोड़ा बढ़ा दिया तो रे अंदर ही आने वाली है. तो अगर आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो रिफ्रैक्शन होना ही बंद हो जाएगा. तो 100% ऑफ लाइट वापस आने वाली है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल बिकॉज नन ऑफ द लाइट पासेस थ्रू. जैसे करके तो ये मैजिशियंस वगैरह ये ट्रिक यूज करते हैं. इधर ऐसा सिक्का रख के या कोई ऑब्जेक्ट रख के वो मीडियम में गायब कर देते हैं. तो दिखा तुमको वो एंगल से रहे हैं जहां पे टीआईआर हो रहा है. अगर तुम उसको ऐसा नॉर्मली देखोगे तो नहीं पड़ा था, बट एक एंगल के बाद अपने को देखना बंद हो जाएगा. एंड यहाँ पे अगेन ये 2D डायग्राम बनाया है. 3 डायमेंशनली सोचो तो ये पॉइंट इधर जो है वो ये पॉइंट इस साइड जो है ना, सो देयर इज अ सर्कल. इस एरिया जब इसका सेंटर हुआ ये पॉइंट, सो ये एरिया के अंदर ही ऊपर हम देख रहे हैं
ये एरिया के अंदर ही अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये एरिया के बाहर से अपने देखा है तो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका फिर एप्लीकेशन सोचें, सो बहुत फेमस एप्लीकेशंस, मिराज। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑब्वियसली पता ही है। तो क्या होता है मिराज, कब होता है मिराज? ज्यादातर करके हॉट डेज पे होता है। तो हॉट डेज पे अपन रोड वगैरह पे जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी जगह पे जहां पे जो लैंड हो बहुत ज्यादा हॉट हो, तो यहाँ पे एयर है ना वो रेयर होने वाली है कंपेयर टू एयर अबाउ, ये डेंस होने वाला है क्योंकि ये बहुत गर्म है ना, तो गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है एंड ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ से जो ट्री के टॉप से जो लाइट आ रही है, इट विल बी गोइंग फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम, बट ऑब्वियसली ये सडन चेंज ऑफ मीडियम नहीं है, ये जो चेंज है ये ग्रेजुअल है, इधर एकदम रेयर है, फिर इधर थोड़ी कम रेयर है, फिर कम रेयर है, फिर यहाँ पे ऐसे डेंस होगी। सो लाइट ऐसे 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 होगी जाएगी। तो एक तो ऑब्जर्वर को यहाँ से दिख रही है, जमीन से आते हुए पेड़ का टॉप दिख रहा है और सीधा तो दिखेगा ही, तो यहाँ पे ऐसा फील है कि इधर पानी है, तो देयर विल बी इल्यूजन। और अगर पेड़ नहीं होगा तो स्काई, तो स्काई में इधर से नीचे ब्लूइश दिखेगा आपको, ठीक है। सो वी गेट द इल्यूजन ऑफ वाटर ऑन अ हॉट सरफेस एंड ऑब्वियसली बहुत दूर से आने वाला है, पास में चले जाओगे तो पानी गायब हो जाएगा क्योंकि फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब तक ये दिखता रहेगा। इसका उल्टा होता है, ये है मिराज फॉर्मेशन। इसका उल्टा फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल लूमिंग। स्काई में लैंड दिखता है, ये यहाँ पे अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये पोल्स पे होता है, अर्थ के पोल से नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब जो बहुत ठंडे एरिया है ना वहां पे होता है। ऑप्टिकल लूमिंग नाम का एक फिनोमेनन होता है, उसमें ऐसा लगता है कि लैंड का थोड़ा सा टुकड़ा स्काई में फ्लोट कर रहा है। फिनोमेनन सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से ही होता है। सो यहाँ पे ऊपर जाते जाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने जाता है क्योंकि ऊपर जाते जाते हवा ही कम है। सो दूर कोई लैंड है, वहां से लाइट जो ऊपर जाने वाली है उधर से वो ऊपर रेयर मीडियम में जाती जाती है, तो बेंड होती रहती है और फिर ऐसे करके अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है फैक्टर ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे बंद हो जाती है, तो उसको लगता है कि ये लैंड ऊपर कैसे। सो मेनी पीपल हैव रिपोर्टेड इन पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ कि हम लोग को वो जो पहाड़ है वो हमको ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखा था हवा में, उसके नीचे कुछ भी नहीं था। सो होता है ट्रूली होता है, पर वो बाहर फ्लोट नहीं कर रहा है, इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल लूमिंग, ठीक है। सो सिमिलर मिराज जैसे एक फिनोमेनन है। अभी डिफरेंस ये है कि मिराज में नीचे रह रहा है, ऑप्टिकल लूमिंग ऊपर रह रहा है। ओके, अनदर एप्लीकेशन ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, अराउंड 2.5 अगर इफेक्ट नंबर। इसका मतलब डायमंड्स का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होगा। तो जब भी फैक्ट्रीज में जो डायमंड्स बनाया जाता है, जो रॉ डायमंड्स जो मिलते हैं वो डायमंड का जो अपन शेप देखते हैं फिनिश्ड शेप वैसे नहीं होते। रॉ डायमंड इज जस्ट लाइक अंडर स्टोन। तो जहाँ पे डायमंड, जैसे सूरत में डायमंड कटिंग फैक्ट्रीज है, तो वहां पे दिस रेंज इज 2.5 इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, 2.4 भी होता है, 2.3 भी होता है। तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर से ना लाइट पास करवा के जो ज्वेलर्स होते हैं वो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, लाइट पास करवा के उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर ग्लिटरिंग कितना होता है। तो प्योरिटी उस टाइम पे बता देते हैं कि 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, डायमंड कैसा है, वैसे करके, ठीक है। बट हाउ डज दिस हैपन कि उसका जो कटिंग किया जाता है डायमंड का उस तरीके से किया जाता है कि लाइट अंदर एक बार चली जाए कोई भी जगह से, अंदर बहुत बार TIR होता है लाइट का, तो बाहर निकलने से पहले अंदर ही अंदर घूमती रहे लाइट, ठीक है। तो इसके लिए डायमंड ग्लिटर करते हुए दिखता है आपको, ओके। और दूसरा, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं अपन। सपोज लाइट ऐसे जा रही है, अपने को ऐसे करते रहेंगे इसको, तो वन वे इज मिरर, ऑटोमेटिकली तो मिरर कर दो। दूसरा, मिरर यूज नहीं करना क्योंकि मिरर में थोड़ा तो रिफ्लेक्शन होता है, मिरर यूज नहीं करके अपने को TIR की हेल्प लेंगे, तो क्या करें, प्रिज्म।
refractive analog of plane mirror is prism. सब prism लगा दो। प्रिज्म में लाइट ऐसे जा रही है तो ये 45 डिग्री होने वाला है इसकी, और अगर ये 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल के अंदर है, इट इज सॉरी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो फिर लाइट ऐसे निकलेगी, तो बेंड होगी, यहाँ से कुछ भी लाइट नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो लाइट को बेंड करने के लिए प्रिज्म्स वगैरह में यूज होता है। जैसे ये ना DSLR में यूज होता है, ये विजिबल DSLR के अंदर ना प्रिज्म्स होते हैं। तुम लोग कभी भी DSLR में से फोटो, ये DSLR नहीं है, ये मिररलेस कैमरा है, ये दिस इज न्यू जनरेशन ऑफ कैमरास। DSLRs are still running in the market, बहुत लोगों के पास DSLRs हैं, and DSLRs are bigger than this because they have a prism inside. जब भी तुम फोटो लेते हो ना DSLR से कभी, तो एक ऐसा स्पेसिफिक आवाज आएगी, ऐसा कुछ रोल होते हैं वो ऊपर से फिर ऐसा खचाक करके आवाज आती है, that is the prism goes up and down। जब तुम ऐसे देख रहे हो उसके अंदर व्यू फाइंडर में वो जो होल होता है उसको इट्स कॉल्ड व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर में जब तुम देख रहे हो तो प्रिज्म ऊपर है, मतलब लाइट जो लेंस के थ्रू आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास आ रही है, बट व्हेन यू आर क्लिकिंग अ फोटो वो चला जाता है। DSLR में फोटो लेना व्यू फाइंडर ब्लैंक हो जाएगा, तभी प्रिज्म हट जाता है। ये लेंस है और ये कैमरा का सेंसर है, लेंस से लाइट पास होते सेंसर पे गिरनी चाहिए तो फोटो आता है, बट ऑल द टाइम बीच में एक प्रिज्म पड़ा होता है, ऐसा प्रिज्म पड़ा होता है, वो लाइट को सेंसर पे नहीं जाने देता, ऊपर रिफ्लेक्ट करके, और ऊपर एक और प्रिज्म है वो हमारी आंख पे आने देता है। सो दैट्स हाउ वी सी यहाँ से। पर जब ये फोटो लेना है तो ये हट जाना चाहिए ना इधर से, इसकी आवाज होती है, ये इधर से हट जाता है तो हमारी आंखों में लाइट आना बंद हो जाती है, सेंसर पे गिरती है एंड फोटो इज क्लिक्ड, वैसे ठीक है। इसमें दूसरा टेक्नोलॉजी है, ये मिररलेस कैमरास है। सो प्रिज्म्स आर यूज्ड फॉर बेटर बेंडिंग ऑफ लाइट, इवन फॉर रिफ्लेक्शंस, क्योंकि 100% लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। वील गेट द एग्जैक्ट आइडिया क्या हो रहा है। मिरर्स में एग्जैक्ट आइडिया कभी नहीं मिलता है, कलर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आने ही वाला है हमेशा, ठीक है। Another important thing where total internal reflection is used is optical fibers. So ये एक अगर optical fiber है, so optical fibers में दो layers हैं। Optical fibers यूज होते हैं information transfer के लिए, इंटरनेट के लिए आजकल यूज हो रहे हैं। So optical fibers में DIR यूज हो रहा है। ये बाहर का लेयर को बोलते हैं cladding। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सो इट इज अ वेरी रेयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और अंदर का जो मीडियम है इसको बोलते हैं कोर, ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम होता है। सो यहाँ से तुमने कोई इंफॉर्मेशन भेजी है तो ये डेंस से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है, तो अंदर वो DIR ही होता रहेगा। सो 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टेज इनसाइड दिस ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्रैवल्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी नॉइज। सो नॉट दिस नॉइज। जो सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो हम लोग घर में जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, दैट इज नॉट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स ऑब्वियसली, दैट इज थ्रू सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में जो हमको जो सिग्नल मिल रहा है, इट हैज अदर सिग्नल्स मिक्स्ड, अनवांटेड सिग्नल जो हमको नहीं चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं नॉइज। तो इसकी वजह से सिग्नल में डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, सिग्नल की स्पीड कम होती है। पर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नॉइज हार्डली कुछ मिक्स होगी, क्योंकि दूसरे बाहर वाले सिग्नल्स अंदर आ रहे हैं और अंदर वाला सिग्नल अपना एनर्जी लूज ही नहीं करेगा, तो इसकी डैम्पिंग नहीं होने वाली। तो इसके लिए इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने DIR में? डायमंड्स एंड ऑप्टिकल लूमिंग, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, DIR बस करते हैं, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। नाम पर लिखिएगा, सीधा ही स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कर्व्ड सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस, ये एक मीडियम और एक दूसरा मीडियम है।
तो ये जो दोनों मीडियम है ये एंडलेस मीडियम्स हैं फिलहाल ये वाले डिस्कशन के लिए। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये डेंसर है, ये रेयर है, मतलब एयर ही ले लो इसको। ये इसका होल और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये भी कर्व मीडियम है, स्फेरिकल मीडियम है ना, तो इसका भी कहीं पे भी तुम ऐसे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के परपेंडिकुलर यहाँ पे होने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मिला। तो यहाँ पे एफ आर का आधा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मिरर्स में होता है। तो यहाँ पे एफ क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। एफ का प्रिंसिपल मीनिंग वही है कि लाइट पैरेलली रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ मिल रही है, वो डेफिनेशन है एफ का। मिरर्स में मिलती है r/2 पे, वैसे वो भी कौन सी, पैरेलल पैरेक्सियल रेस, दूर वाली रेस नहीं मिलती है, डिस्टेंट रेस फोकस पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे भी फोकस निकाल सकते हैं हम लोग, पैरेलल लाइट कहाँ पे जाएगी, तो पूरे डिस्कशन का एम है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो ये होने वाला है -u, और ये यहाँ से एक रे इधर है, ये मेरा टूल है। सो इधर से सेंटर यहाँ पे, सो वैसे ऐसे जा रही थी ये, इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। सो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया इसे इधर मिली। सो ये एक रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। यहाँ पे बनेगी इमेज, सेकंड रे सीधी सीधी जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, तो रिफ्रैक्शन भी 90 होगा। तो ये हो गया V, ये डिस्टेंस है r। सो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं फटाफट, ठीक है। आइडियली रिवीजन क्लास है, आई शुडंट बी मेकिंग डेरिवेशंस एंड फॉर्मुलास एंड ऑल, बट ठीक है कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, हम लोग घर पे पढ़ोगे तो बहुत ज्योमेट्री दिखती है इसमें। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये अल्फा, ये बीटा, ये थीटा, ठीक है। पॉइंट से बी ये ए। तो अल्फा, बीटा और थीटा की यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। क्या देखा अल्फा? अल्फा tan अल्फा लगा लो। ये सब छोटे छोटे एंगल्स हैं, वो तो दूर बनाए पॉइंट ताकि डायग्राम अच्छे से बने। ये भी पैरेक्सियल रे है, और ये भी हाँ ये भी -u, बीटा ये बना, थीटा ठीक है। वे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAC, ये ट्रायंगल, उसमें ये एंगल है I, एक्सटीरियर टू अल्फा एंड बीटा। I होगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, दूसरा ये ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे R, ये ट्रायंगल ACI, so beta is exterior to R beta, so beta equals to R plus theta, तो R हो गया बीटा माइनस थीटा। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं पॉइंट में, A पे स्नेल्स लॉ लगे क्या होगा यहाँ पे बताओ। So 1 sin I equals to n sin R। सिंस एंगल बहुत छोटे हैं तो sin I को I लिख सकते हैं, therefore I equals to n R, therefore alpha plus beta equals to n beta minus theta। और अल्फा बीटा थीटा की वैल्यूज होंगे, therefore AB by minus u plus beta AB by R equals to n times AB by R minus
क्या है AP by B. AP by B। तो AP एक तो गया हर जगह से, और ये हुआ 1 by R, ये हुआ N by R। ठीक है, मैं N1 N2 लेता हूँ फिलहाल। तो ये N1 ये N2, फिर यहाँ पे भी N1 ये N2। N2 जो है वो डेंस है, N1 N2, फिर N1 को 1 लास्ट में रखना है। तो ये हो गया N1 by R और ये हो गया N2 by R। Obviously N2 by R is greater because N2 is greater। तो N1 by R को सामने ले लेते हैं और ये N2 by B को इधर ले लेते हैं। तो फॉर्मूला बनता है माइनस N1 by U प्लस N2 by B सो N2 माइनस N1 by R। तो देखो, तो इसको याद कैसे करने का, ये U यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? N1 में पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे N1 के नीचे ऐसे करके याद रखो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव बोल के इस तरफ पड़ा है, तो माइनस N1 by U। और इमेज कहाँ बन रही है? इमेज N2 में बन रही है, और राइट साइड R दोनों में N2 माइनस N1 by R ऐसे करके यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, तो N2 माइनस N1 by R होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। ठीक है, अभी यहां से मैं सिंगल कर्व सरफेस का फोकल लेंथ में निकाल देता हूं। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बट सिंगल कर्व सरफेस का भी फोकल लेंथ कुछ तो होगा ना। अभी फोकस किसको बोलते हैं? पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मिले। पैरेलल रेज मतलब ऑब्जेक्ट कहां बड़ा होगा? इंफिनिटी में। तो ये इक्वेशन में u को इंफिनिटी रख लो। सो माइनस N1 by U, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस स्पेस। N2 by F इक्वल्स टू N2 माइनस N1 by R। तो ये तो इंफिनिटी है, ये हो गया 0। 1 by F इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N2 1 by R। और अगर ऐसे अलग अलग से लो, 1 माइनस N1 by N2 1, so 1 by F equals to 1 minus N1 by N2 और नीचे R। ये सिंगल सरफेस का फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकस ये फोकल लेंथ के लिए, लेट्स से ये सरफेस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल लाइट 20 सेंटीमीटर दूर जाके मिल रही है। एक दूसरा मीडियम है जिसमें फोकल लेंथ निकलती है 10 सेंटीमीटर, तो पैरेलल रेज 10 सेंटीमीटर भी मिल जाती है। तो कौन सा मीडियम ज्यादा पावरफुल है, जो 10 सेंटीमीटर पे मिला रहा है या जो 20 सेंटीमीटर पे मिला रहा है? 10 सेंटीमीटर पे मिला रहा है। इट इज बेंडिंग द लाइट लॉट। तो मतलब फोकल लेंथ जितनी कम उतना ही मीडियम ज्यादा पावरफुल है। सो 1 by F को इसके लिए पावर बोलते हैं। तो द पावर ऑफ दिस मीडियम, ये लेंस नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ दिस मीडियम is 1 by B, 1 by F, sorry, 1 by F is P, 1 minus N1 by N2। Okay? सर अगर हम इसका मीडियम चेंज कर दे तो चेंज तो है। नहीं, अगर हम इस साइड डेंसर माने तो उस साइड रेयर माने और इस साइड डेंसर माने तो फिर क्या? तो दूर जाएगी, क्योंकि I और N का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे N ज्यादा है, तो यहाँ पे R ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब दूर जाएगी। अब ये फॉर्मूला चाहिए, समझा? तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहने वाला है। अपना जो v मिलेगा वो वर्चुअल मिलेगा, और v दूसरे सेम मिलेगा, इक्वेशन सेम रहेगा। ठीक है, अभी देखो, ये अपन ने पढ़ा था वर्चुअल डेप्थ के बारे में कल पढ़ा था। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो थोड़ा रेज दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ऐसे करके। अभी व्हाट इज मल्टीपल मीडिया, ये एक ऐसा एक दूसरा मीडियम रखा हुआ है, तीसरा मीडियम रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट की थिकनेस अलग अलग है, ऐसे करके मीडियम रखा है अलग अलग। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग इधर से देख रहे हैं इसको, हमको ये कहाँ पे दिखेगा?
लेट्स से यहाँ कहीं देखिए, ठीक है, रेज दिखेगा वो तो श्योर है। तो ये कहाँ दिख रहा है, उसका कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला है। वो इसका थिकनेस हो T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, थिकनेस हो T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ऐसे बहुत सारे मीडियम हो, m नंबर ऑफ मीडियम हो, इसकी थिकनेस हो Tn, Tm, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nm। तो फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो तुम ये ऐसे सम ऐसे है तुम लोग के तुम वो उसमें कैसे सॉल्व किया, पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला है, तो ओवरऑल वर्चुअल डेप्थ पता चली है, दोनों को फिर टोटल करके। देयर इज अनदर वे व्हिच इज बेटर, जो मल्टीपल मीडियम में बहुत काम का है, कि जो भी तुमको मीडियम दिया है पहले उसका कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। तो कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है T मतलब टोटल थिकनेस। सो व्हाट इज टोटल थिकनेस, T1 plus T2 plus Tm। सो T1 plus T2 जितने भी नियम है उनका टोटल T by combined refractive index, this is T1 by N1 plus T2 by 2 plus Tm by Nm। तो ये combined refractive index के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो T है ना, T1 plus T2 plus Tm, ये देखो तो ये ऑब्जेक्ट का डेप्थ है। So this is the real depth. So this is HO. So this T is HO. So HO by N क्या मिलेगा, HA। So ये करने से डायरेक्टली आंसर हो जाता है HA। So this T by N is HO by N मतलब HA। तो ये करने से डायरेक्टली आंसर आता है। ओके, सो ये कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये कर्व्ड का पार्ट नहीं है, बट मेरे को याद आया था, कल बैठा था कि मैं ये फॉर्मूला बता सकता था, थोड़ी प्रॉब्लम्स बिजी होंगी इसकी। ओके, सो ये कर्व्ड मीडियम का इमेज फॉर्मेशन का देखा हम लोग ने। तो ये दो कर्व्ड मीडियम को कंबाइन करके एक लेंस बनता है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं कन्वेक्स बाय कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, दोनों साइड से कन्वेक्स। तो ये एक बाय कन्वेक्स लेंस है। और क्या टाइप के लेंस हो सकते हैं, बाय कन्वेक्स हो सकता है, और प्लेनो, ये प्लेनो कन्वेक्स, और ये कनकेव, और कनकेव कन्वेक्स, ऐसे भी लेंस हो सकते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। सो व्हाटएवर जो भी तरीके का लेंस है उनका एक कॉमन फार्मूला ही बना रहे हैं। तो सिंपल है इसका बहुत, एक सरफेस का किया, ये फॉर्मूला दो बार लेंगे, दो सरफेसेस के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। सो यहाँ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस पे माइनस u पे, इधर एक रे गई। जरूरी नहीं है कि इसका और इसका रेडियस सेम हो, ये देखा अभी भी अलग अलग डायग्राम, ये दोनों डिफरेंट रेडियस के हो सकते हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट सरफेस, मतलब जहां पे इंसिडेंट रे पहली बार इंसिडेंट हो रही है, इसका सेंटर यहाँ पे है सपोज, ये डिस्टेंस है r1, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है ऐसे। और इसकी इमेज अगर कंटिन्यूअस सरफेस होता तो यहाँ कहीं तो इमेज बनती थी, अगर ये कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस है नहीं, तो ये इमेज बनती थी कहीं तो मतलब ये जो रे है, ये वाली रे जो लेंस के अंदर है, दिस रे इज I1, दिस रे इज गोइंग टू मीट एट I1, बट देन अगेन सेकंड सरफेस इधर आ गया, तो यहाँ पे नॉर्मल बना लो, C2, ये डिस्टेंस है R2, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी ये रे डेंस से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल, तो ऐसे मिल रही थी तो थोड़ा दूर हो जाएगी, तो ऐसे मिल जाएगी, तो ये I2 या फाइनल इमेज I यहाँ पे बना है, ये डिस्टेंस है V।
ये वाला डिस्टेंस है V1 में से, फर्स्ट इमेज बनी है, तो फर्स्ट इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर, वी कैन सी वो ज्यादा दूर बन रहा है। सेकंड सरफेस की वजह से इमेज और पास में बन गई, फिर सेकंड सरफेस आ गया तो लेंस का पावर इंक्रीज हो गया, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये दो पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो पॉइंट 1 पे ऑब्जेक्ट इधर है, माइनस n1 by u प्लस n2 by v1, v1 n2 में लेंस के अंदर इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r1। अभी सेकंड ये ऑब्जेक्ट है ये, सो माइनस n2 by v1 प्लस n1 by v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन सर n1 में थे n1 माइनस n2 होगा, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल होएगा, ये चलेगा, तो बचा गया माइनस n1 by u प्लस n1 by v, तो n1 पहले निकाल लो। सो एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट n1 1 by v minus 1 by u इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर देते तो माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको n2 माइनस n1 माइनस, तो n2 माइनस n1 कॉमन, 1 by r1 माइनस 1 by r2, और ये n1 सामने भेज दो, तो 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 ये जनरल फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे मैंने R2 को नेगेटिव नहीं लिया, बट यहाँ पे वो R2 पीछे नेगेटिव है, बट मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये तो ऐसा कनकेव भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से अपन साइंस डिसाइड करके लगाने वाले हैं इधर R1 और R2 की। n2 और n1 की कोई साइन नहीं होती, एंड u मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल द केसेस। कौन से केसेस हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है? सर वो बिटवीन फोकस और ऑब्जेक्ट नहीं, ऑप्टिकल सेंटर पे वो इसका तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे केस नहीं। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होना मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वर्चुअल इमेज मतलब सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हो, एक केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे पड़ा हो तो u 1 by u इनफाइनाइट होकर 0 हो जाएगा, तो उसमें साइन का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देयर आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं याद दिलाओ, फिर ये पूरा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगेन वो वाला प्रोसेस करें, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो 1 by f minus 1 by infinity equals to n2 minus n1 1 by r1 minus 1 by r2, ये तो हो गया 0। तो 1 by f equals to n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। ये है अपना लेंस मेकर्स। क्या है लेंस मेकर्स? ऑप्टिशियंस ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ तुम लोग चश्मा बनवाने के लिए देते हो अपना, वो लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो n1 फॉर देम इज एयर ओनली, क्योंकि वो चश्मा ऐसा डिजाइन किया हुआ है तुम्हारा कि तुम लैंड पे हवा पे अच्छे से देख पाओ, पानी के अंदर अच्छे से देख पाओ, उसके लिए डिजाइन नहीं है। तो दिस इज वन, और ये तुम चूज करते हो तुमको कौन सा चाहिए, ग्लास का चाहिए या फाइबर का चाहिए, फाइबर में कौन सा क्वालिटी चाहिए। सो we choose n2 but we don't know we are choosing n2। वो डिसाइड करता है कि भाई इसको ग्लास का चाहिए तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इतना रखना पड़ेगा ताकि इसको पावर नहीं मिले। ये अपने डॉक्टर से लेके आते हैं, डॉक्टर बता रहा है तुम्हारे को ये पावर का चश्मा लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो 1 by f बता रहा होता है कि तुमको इतना फोकल लेंथ नेसेसरी है, और ये मटेरियल हम डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से वो कटिंग करता है लेंस की।
यार अदर लेंस तो उसके पास कटाई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले उसके पास क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि मेरे को इसके लिए कौन सा क्लास रखने का है, कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर रखने का है, सो दिस ही डिसाइड्स, ठीक है, सो दैट इज व्हाई लेंस मेकर्स फार्मूला। अभी ये फार्मूला को कंपेयर करो तो इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, सो 1 by v minus 1 by u is 1 by f. Yes. This is Lens. Gauss formula for lens. Yeah, simply lens formula. And specifically Gauss formula for thin lenses. जहाँ पे जो लेंस की जो थिकनेस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में थिन बहुत कम है, तो अपना वही होता है। तो तुम जो चश्मे पहन रहे हो उनकी थिकनेस जो होती है वो 2 mm 3 mm मैक्सिमम होगी, और जो ऑब्जेक्ट्स तुम देख रहे हो वो लॉट ऑफ सेंटीमीटर्स अवे, मीटर्स अवे वो वाले ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस द लेंस वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर थिन लेंसेज ओनली, सो दिस फार्मूला वर्क्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए हमारे तुम लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स है अल्टीमेटली, बट ये फार्मूला उसके कोई काम करनी है। जैसे कि तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये करते हो, तुमको जब ये फोकल लेंथ निकालने के जो स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें तुम ये कर रहे होते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख के इमेजेस ऑब्टेन कर रहे होते हो पेपर में, है ना, तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ, ओके। सो डन अबाउट वन लेंस, ओके। सर इसमें जो मैं फोकल लेंथ निकाली वो नेट फोकल लेंथ निकाली है, मींस पूरे लेंस की, हाँ, बट सर उसमें दोनों साइड इक्वल कैसे, मींस फोकल लेंथ जो ये वाला सरफेस है और ये सरफेस दोनों तो अलग अलग हो सकती है, हाँ दोनों अलग अलग, मतलब इसमें एफ निकालना है F1 F2, तो यस, तो ये क्या बता रहा है कि F1 और F2 कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स, यस कैन बी डिफरेंट, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, कैसे निकाले, मैंने क्या निकाला, यहाँ से इधर जा रहा हूँ इमेज, यहाँ से ऐसे जा रहा है, सो मैं दोनों अलग बनाता हूँ, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, सो ऐसे जा रही है रे, ये उसके लिए फोकल लेंथ है। अगर रे ऐसे जा रही होती तो इसमें क्या फर्क आता, खाली 1/r2 - 1/r1 होता था, है ना, बाकी सब चीजें सेम रहती थी, तो वैल्यू सेम होगी, मतलब यहाँ से डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स का सेम होएगा, ठीक है। देखो कैसा है, ये पॉइंट आया है, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर दूर और इमेज बनी 20 सेंटीमीटर दूर, सपोज अगर तुम इधर ऑब्जेक्ट रखते हो 20 सेंटीमीटर दूर तो इमेज यहाँ पे बनने वाली है 15 सेंटीमीटर दूर, सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल। ये तुम लोग स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकल जब कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे इमेज मिली है, वो जो इमेज डिस्टेंस मिली है वहां पे ऑब्जेक्ट रखो, तो तुमको जो इमेज डिस्टेंस है वो पहले वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। सो ये पॉइंट्स को इसके लिए कंजुगेट पॉइंट्स बोलते हैं। कंजुगेट पॉइंट्स मतलब दे आर इंटरचेंजेबल, ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, सो दोनों मिरर और लेंस दोनों के केस में कर सकते हैं, लेंस के केस में करता हूँ मैं। तो ये साइड वाली चीजें पॉजिटिव, ये साइड वाली चीजें नेगेटिव, ये पोल हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो वर्चुअल होगा। देखो अपन ये साइड को पॉजिटिव और ये साइड को नेगेटिव रखते हैं, पर वो तो अपन रख रहे हैं, तुमको बुक में ये साइड पॉजिटिव दिया हुआ हो सकता है। क्या करना है, जो इंसिडेंट रे जो आ रही है ना, इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव लो। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो इस साइड को पॉजिटिव लो। क्वेश्चन में वो देखो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां है, रिफ्रैक्टेड रे फिर अलग अलग जगह पे जा सकती है। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आइडियली शुड बी चोजन टू बी पॉजिटिव। अगेन ये कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है। तुम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को नेगेटिव भी चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से सारी साइंस चेंज होने वाली है, ठीक है। बट जो हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ओके। सो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों के ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मैंने ये दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा अगर वर्चुअल है तो इधर बनेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है
तो ये ऐसे नहीं आनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसे हो, ऑब्जेक्ट में से रे निकल रही होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे निकल रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। सो व्हाट डज दिस मीन इसके, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव आने वाला है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस आने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है एक फिनोमेनन है ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं इसको। हम लोगों को ना बहुत बार टेलीस्कोप से प्रॉपर्ली तुम लोग स्काई मैपिंग करोगे तो बहुत बार ना स्काई में ना रिंग्स दिखती हैं, रिंग्स ऑफ लाइट बिहाइंड सम स्टार। जैसे कोई स्टार दिख रहा है तुमको, उसके अराउंड ऐसे रिंग दिख रही होगी, तो ये कहां से आ रही है देखो। अब ये बीच में एक स्टार है और ब्लैक होल, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट बहुत ज्यादा ही बेंड हो जाती है इसकी फील्ड में। अभी यहाँ पे एक ब्लैक होल है ऐसा, और इधर एक स्टार है, इसकी लाइट ऐसे जाएगी ना हर जगह पे, ये अपन को सीधा तो दिखेगा नहीं क्योंकि बीच में ब्लैक होल है। ये जो लाइट रेज जा रही है ये ब्लैक होल के ग्रेविटी की वजह से ये बेंड हो जाएगी। तो दिस रे इज लाइक अ लेंस, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पे कोई लेंस नहीं पड़ा है, ऑप्टिकल कोई क्लास का चीज नहीं पड़ा है, तो ब्लैक होल लाइट को बेंड कर रहे हैं। तो ये स्टार हमको इधर दिख रहा है, तो अगर तुम नेकेड आई से देखोगे तो तुमको रिंग दिखेगी इधर, इसके अराउंड ऐसे एक रिंग दिखने वाली है। और अगर तुम एक लेंस यूज कर रहे हो तो वहां पे इमेज बनेगी ऐसे करके। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो स्टार एक्चुअली इसके पीछे बना है। सो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अपने को ये पता, ये रिंग एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। द रिंग इज नॉट द स्टार, स्टार तो इसके पीछे है, वो अपने को दिख नहीं है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव। अभी कनकेव मिरर का केस ले लो, कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ हो तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर हो तो इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो बनेगी। मतलब इसमें सारी इमेजेस रियली बन रही है। वर्चुअल बनेगी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, और नॉट नहीं, एफ और पी के बीच में। देखो मैं लाइन्स बता रहा हूँ, देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, यहां रखो, तो ये इधर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इमेज बी और सी बनेगी। अगर तुम ऑब्जेक्ट एफ पे रखते हो तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। अगर तुम ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखते हो तो इमेज वर्चुअल बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में बनेगी। तो जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जो इमेज बन रही होती है वो एफ और पी के बीच में बन रही होती है, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल द इमेज इज रियल, if the image is real the object is virtual between f and p. Okay? Yes sir. सो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करते हैं। Yes sir. ये एक लेंस है एंड ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैं फिलहाल बता रहा हूँ ये लेंसेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ऐसे करके काफी सारे लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये फोकल लेंथ f1 f2 fn। तो इनका रिजल्टेंट फोकल लेंथ, इसके लिए एक फार्मूला लगाओ 1/v - 1/u करके। फिर यहाँ पे करो तो इसका जो v1 है वो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, फिर इसका एक v2 मिलेगा वो इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका 1/v और इसका 1/u ही काउंट होगा। तो 1/v - 1/v1 - 1/u प्लस
1 बाय नहीं माइनस 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v3 ऐसे होता जाएगा। तो सारे v1 v2 v3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ माइनस 1 बाय u और लास्ट वाला 1 बाय v। ये दो लेंस के लिए करके देख सकते हैं। 1 बाय f1 क्या होगा इसके लिए 1 बाय v1 माइनस 1 बाय u। 1 बाय f2 क्या होगा 1 बाय v माइनस 1 बाय v1। अभी दोनों को ऐड कर दो तो ये तो गया 1 बाय v माइनस 1 बाय u है 1 बाय f। तो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इक्वल्स टू 1 बाय f। ये दो ही हैं, अगर 3 4 होते तो ये v1 और v2 v2 होता, फिर v3 v3 होता, तो फर्स्ट वाला u और लास्ट वाला v ही बचता सिर्फ। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में फोकल लेंथ के इनवर्सेस ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब पावर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। P1 plus P2 और मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। सो मैग्निफिकेशन होगा m1 टाइम्स m2 टाइम्स जितने लेंसेज रखे हैं। और ये फॉर्मूला जो है ना ये है कांटेक्ट में हो तो मैग्निफिकेशन का लिए ये ऑलवेज है, मैग्निफिकेशन हमेशा यही रहेगा। पर अगर लेंसेज थोड़े सेपरेट रखे हुए हैं, एक लेंस इधर है दूसरा लेंसेज से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, या इनफैक्ट अगर मोटे लेंसेज हैं, थिक लेंसेज हैं, थिक लेंसेज से मतलब है कि लेंस की जो थिकनेस है वो कंपेरेबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से, तो दो लेंसेज के सेंटर में भी दूरी बढ़ जाएगी। सो अगर दो लेंसेज के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है d अगर ये कंसिडरेबल है तो इस फॉर्मूला में एक चीज ऐड होगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, ये तो रहेगा ही माइनस d बाय f1 f2। तो ये है फॉर लेंसेज नॉट इन कॉन्टैक्ट या फॉर थिकर लेंसेज, क्योंकि थिकर लेंसेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा सेंटर्स के बीच में। ठीक है, मैग्निफिकेशन का यही रहने वाला है। अच्छा, मैग्निफिकेशन से फिर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला कर लेते हैं। सर अगर इसमें n लेंसेज हुए थिक में तो पैर पैर करके करना पड़ेगा, मतलब 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय f3 ये तो कर लो, माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d बाय f1 f2, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 बाय d2 f2 f3 ऐसे करके वो करना पड़ेगा। अलग-अलग निकालना। हां, यस एक साथ भी कर सकते हो, f1 f2 f2 f3 f3 f4 f4 f5 ऐसे करके। और सर जो d है वो दोनों के सेंटर से लेना है। हां, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस लेना है। मैग्निफिकेशन करें तो अगेन HI मैच तो नहीं वाला है। अब बताओ मैं फिर डायरेक्टली कर रहा, डायग्राम सेम ही मिरर टाइप ही है इसका, एक्सेप्ट मिरर में V और U सेम साइड पे, यहाँ पे V इधर होगा U इधर होने वाला है। देखो ये मिरर है, ये ऐसा है या ऐसा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। मिरर में वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? मतलब इमेज उधर बन रही है, उधर सच में तो कुछ है नहीं ना, क्योंकि ये तो ओपेक है, मिरर इज ओपेक। तो मिरर में वर्चुअल इमेज मतलब ऑपोजिट साइड, लेंस में वर्चुअल इमेज मतलब सेम साइड। लेंस में अगर तुम्हारा V नेगेटिव आ रहा हो तो वर्चुअल इमेज है, और मिरर में अगर V पॉजिटिव आ रहा हो तो वर्चुअल इमेज है। ओके, सो तो HI का HO क्या हो जाएगा V और U के टर्म्स में V बाय U, क्योंकि वो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। और F और V के टर्म्स में देखें 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 बाय F। F और V चाहिए तो U रिप्लेस करो, सो 1 बाय V माइनस 1 बाय F इक्वल्स टू 1 बाय U। V ऊपर है, क्या हो जाएगा ये V बाय U इसमें से निकाल लेता हूं, V सामने ले रहा हूं, V F पहले एलसीएम लेंगे, F माइनस V बाय F इक्वल्स टू V बाय U, ये मिल गया F माइनस V बाय F। ये मिरर वाले हैं, मिरर में भी मैग्निफिकेशन V का और F का यही था, और U की टर्म्स में चाहिए ये 1 बाय U, तो V हटाओ तो 1 बाय V को भी लिख देंगे 1 बाय U प्लस 1 बाय F, तो माइनस साइन आएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा F अपॉन F प्लस U। ये डिफरेंट है, तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूला है साइन के मामले में, लेंस और मिरर में। तो सिर्फ V बाय U रहेगा और F अपॉन F प्लस U रहेगा, तो मतलब V की साइन सेम रह रही है यहाँ पे, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, चलो
फिर कर्व्ड सरफेस में और क्या बाकी है? हो गया थिंक कर्व्ड सरफेस इज डन। सर इरेक्ट मींस वर्चुअल और इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा सीधा मतलब ऑब्जेक्ट वाले साइड। अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर बन रही है तो इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर बन रही है तो इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाले साइड ही इमेज बन रही है, या ऊपर हो या नीचे हो तो ये इरेक्ट है। वर्चुअल मतलब जो इमेज रियल में नहीं बनती है, हमको लग रहा है कि बन रही है। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं मिल सकती है, रियल इमेजेस स्क्रीन पे ओपन हो सकती है। अरे मैं लेंस और मिरर पे निकाला था इधर इमेजेस, तुम लोग भी देखे थे ना मुझे, ठीक है ठीक है ना? लेंस और मिरर लेके आया था मैं, बनाया था। इधर बनाया था। हाँ, ऐसे करके ठीक है, एक और बार फिर कल देख लेंगे इसे। पर इरेक्ट तो बहुत सरम बनी, कम ऐसे क्यों? मतलब ऐसा ज्यादा तो मुझे Inverted ही बनती है। डिपेंड करता है तुम क्या यूज कर रहे हो। कनकेव मिरर और मिरर्स में कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर हो तो उसमें एक पॉइंट तक इरेक्ट बन रही होती है। यूजुअली ऐसा है, इट्स नॉट द ट्रूथ एट ऑल, बट यूजुअली अगर इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, बट दिस इज यूजुअल, उल्टा हो सकता है। इरेक्ट होके भी रियल इमेज बन सकती है अपने को, ऐसा करके। हाँ तो क्या है, किसी कौन सा publication केस? में ये है तुम्हारा इसमें माइक्रोस्कोप में इमेज इरेक्ट होके वर्चुअल मिल सकती है अपने को, मिल सकती है। अगेन अगर तुम फिर दो लेंसेज नहीं यूज करके सिंगल लेंस यूज करो तो, मतलब उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन कर सकते हो। उसको कैसा करना पड़ेगा तुमको? दो बार उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार इमेज मिली इन्वर्टेड एंड रियल, वो ऑब्जेक्ट है दूसरे के लिए। दूसरी बार इमेज मिली उसका इन्वर्टेड एंड रियल, तो फिर जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट है और वो रियल भी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूजुअली इरेक्ट अगर इमेज होगी तो वर्चुअल होगी। ठीक है, सो ज्यादातर वैसे केसेस हैं तुम लोग को, बट ये रूल नहीं है कोई ऐसा। ठीक है, स्फेरिकल खत्म ना, फिर प्रिज्म्स बचते हैं। प्रिज्म। हाँ, नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म